नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के साथ। गैरसैंण में होने जा रहे मानसून सत्र के लिए सरकार की पूरी तैयारी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए विपक्षी दलों से की सहयोग की अपील। 21 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद देश में सियासी घमासान जारी। 22 अगस्त को कांग्रेस देश भर में करेगी प्रदर्शन। देवभूमि में प्रदर्शन के लिए प्रदेश कांग्रेस तैयार। देहरादून में पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। 44.50 ग्राम अवैध कोकीन हुई बरामद। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। रुद्रपुर में नर्स हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्या आरोपी को राजस्थान के जोधपुर से किया गया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। देहरादून में ड्राई डे पर बेची जा रही थी शराब। पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद की शराब। महिला शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। मसूरी में पिक्चर पैलेस माल रोड के बैरियर पर कार ने मारी टक्कर। जानमाल को नहीं हुआ कोई नुकसान। मसूरी में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। सेंट जॉर्ज कॉलेज ने जीता खिताब। एसडीएम ने दी सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेन स्नैचिंग की घटना के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से सोने की चेन और बाइक हुई बरामद। मसूरी में किकरन पेट्रोल पंप और 12 कैची क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति ठप। कई जगहों पर गंदे पानी की हो रही है सप्लाई। लोगों ने अभियंता से की मामले की कार्रवाई करने की मांग। रुड़की के सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद। लोगों से की रक्तदान करने की अपील। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री धामी ने रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास राज्य स्तरीय पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में मातृशक्ति पहुंची। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। बता दें कि हर साल हजारों महिलाएं सीएम धामी को रक्षा सूत्र बांधती हैं और इसी कड़ी में ये समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं देहरादून में नियुक्ति मंत्र वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ष 2024 में चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कार्यक्रम में 400 से अधिक सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का 1 महीने के भीतर 2900 से ज्यादा नियुक्तियां वितरित करने का लक्ष्य है। शिक्षा विभाग में 400 से ज्यादा सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और इसी माह हमारा लक्ष्य है कि 2900 से भी ज्यादा सहायक अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति दी जाए। और ये भर्ती अभियान हमारा बहुत तेजी से चल रहा है। अभी तक 16,000 से ज्यादा नियुक्तियां विभिन्न विभागों में दे चुके हैं और जहां सरकारी विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, वहीं रोजगार मेलों के माध्यम से जो हमारे अन्य सेक्टर हैं, अन्य संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी, उद्योगों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया हो रही है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति नौजवान युवाओं का उत्साह बढ़ा है। तो वहीं राज्य सरकार ने गैरसैंण में शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न मिल चुके हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्षी दलों से उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सरकार के सहयोग की अपील की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण के भरांडीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 23 अगस्त तक चलेगा। तैयारी पूरी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है।
हमारे अफसरान जा चुके हैं भराड़ीसैंण और वहाँ जाकर पूरी तैयारी हम लोग देख चुके हैं। वहाँ पर हमारे अफसर भी नियुक्त किए गए हैं जो पूरी तैयारी को देख रहे हैं ताकि जो भी यहाँ से लोग पहुँचे वहाँ पर उनको सुविधा रहे, हर तरह की सुविधा मिल पाए, इसकी तैयारी हमारी पूरी है। और करीबन 499 के करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आ चुके हैं। तैयारी हमारी पूरी है क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा सचिवालय काम कर रहा है। जहां वहां अंदर प्रश्नों की बात आएगी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सत्र बहुत अच्छा होगा और पक्ष के साथ साथ मैं विपक्ष से तमाम उन माननीय विधायकगणों से, विशेषकर हमारे साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारा ये जो सत्र बहुत दिनों बाद हो रहा है उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से वो उसमें संपन्न कराने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। तो उधर देहरादून के सहारनपुर रोड के पास आड़त बाजार को शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए 126 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी गई है। इस पर राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही आड़त बाजार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देहरादून के ब्राह्मणवाला में जगह चिन्हित भी कर ली गई है। देखिए, ये पहले से प्रक्रिया चल रही थी, उनके साथ बैठ के बातचीत हुई है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है, उनके हिसाब से उनके साथ बातचीत हुई है। बहुत जल्द जो लोग मुआवजा लेंगे या जो लोग जगह लेंगे उनके लिए ब्राह्मणवाला में जगह चिन्हित कर ली गई है, उनको आवंटित की जाएगी। इससे हमारा जो आड़त बाजार एक जगह पे एक ही छत के नीचे लोगों को एक सुविधा के रूप में दिखाई देगा, एक सुंदर व्यवस्था वहाँ पे होगी। और साथ में जो सहारनपुर रोड का जो हमारा ये मार्ग था वो बहुत अवरुद्ध रहता था, क्योंकि आप जानते हैं ट्रक और वो सारी चीज वहाँ पे बाधा उत्पन्न करती थी। अब उससे भी निजात मिलेगी। तो उधर हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद से ही विपक्षी दल सेबी प्रमुख के इस्तीफे के साथ ही जेपीसी गठन की मांग कर रहे हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर कांग्रेस पूरे देश में 22 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करेगी। इस कड़ी में देवभूमि में भी कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा ने कहा कि सरकारी पैसों से सरकारी संपत्तियों की खरीदने का एक क्रम चालू हो चुका है। हमारी संपत्तियां कमजोर की जा रही हैं और साथ ही अडानी की ओर से हमारी संपत्तियों को खरीदा जा रहा है। सरकार ईडी का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने के लिए कोशिश कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। तरीका है काम करने का, सरकारी पैसे से सरकारी संपत्तियां खरीदने का जो एक क्रम चल पड़ा है इस देश में। हमारे बैंक लोन दे रहे, हमारी संपत्तियों को कमजोर करके उनको खरीदा जा रहा है अडानी के द्वारा। तो ये जो चल रहा है ये ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। हमारी सरकार आएगी, हम इस सब चीज को उल्टा कर देंगे, पलटने का काम करेंगे। और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के लिए कर रही है एक टूल के रूप में, उसका हम विरोध करेंगे। 22 तारीख को राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। हर राज्य में जहां जहां ईडी के दफ्तर हैं उन ईडी के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का, जहां उत्तराखंड के तमाम कैबिनेट मंत्री शायद मुख्यमंत्री की कसौटी पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। दरअसल मंत्रियों की ओर से हर महीने दी जाने वाली रिपोर्ट मुख्यमंत्री को नहीं मिल रही है, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने सभी मंत्रियों को रिमाइंडर भेजा है। बता दें कि मुख्यमंत्री के क्रियान्वयन विभाग की ओर से सरकार के सभी मंत्रियों को पत्र लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि वो आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय को अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करवा रही हैं। यही वजह है कि उन्हें रिमाइंडर भेजना पड़ रहा है। वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बारे में सवाल किया गया, तो वहीं वो टाल मटोल करते हुए भी नजर आए। ये बात तो मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, इसका उत्तर मुख्यमंत्री जी देंगे। लेकिन हमारे मंत्री हर जो जिले का प्रभारी मंत्री है वो जिले के अंदर जा रहे हैं। जिला योजना की बैठकें सब जगह हो चुकी है और सब प्रकार की बातों से, जिले के सब प्रकार के विषय से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हैं और संगठन को अवगत कराते हैं।
तो उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद कैप्टन दीपक सिंह को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। शहीद कैप्टन दीपक सिंह का अंतिम संस्कार हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर सैन्य सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, डीएम और एसएसपी समेत अन्य तमाम लोगों ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी 1 महीने के अंदर हमारे 8 से अधिक वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम उस महान नायक को नमन कराए। कैप्टन दीपक कुमार जो 48 आरआर के थे, डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में वो शहीद हुए हैं। मैं दिल की गहराई से अपनी सरकार की ओर से, अपनी ओर से, देश की जनता की ओर से उस महान नायक को नमन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, इस संकट की घड़ी में पूरा देश, पूरा प्रदेश इन परिवारों के साथ में है। तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कोलकाता जैसी वारदात का खुलासा पुलिस ने किया है, जहां अस्पताल से आ रही एक नर्स का रेप हुआ है, फिर उसकी हत्या कर दी गई, फिर बाद में उसका सामान लूटकर आरोपी फरार हो गए। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये मामला 2 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है। बता दें कि ये भयावह घटना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में हुई है और आरोपी को 14 अगस्त को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नर्स नैनीताल के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती थी और उसका शरीर उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले के एक खाली फ्लैट में मिला है। पुलिस ने इस घटना का अनावरण कर लिया है और जो व्यक्ति जिसने ये अपराध कारित किया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना हुई थी, एक गुमशुदगी की रिपोर्ट 31 तारीख को दर्ज कराई गई थी और जिसके संबंध में रुद्रपुर पुलिस जो है वो एक्टिव होते हुए लगातार सीसीटीवी का विश्लेषण करते हुए उन्होंने जो फॉलो किया, तो टेक्निकल एनालिसिस में ये आया कि एक बंदा था जो धर्मेंद्र नाम का था, उसको बाद में अरेस्ट कर लिया गया है 14 तारीख को और घटना का अनावरण कर दिया गया है। उसमें एक्चुअली अब उसकी वाइफ जिसके नाम पे ये मोबाइल यूज हो रहा था तो और उसके साथ में वो थी, तो उसको भी उसको माना जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल उस व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई है और उसको अरेस्ट किया गया है। वहीं उधम सिंह नगर में नर्स बलात्कार और हत्या के खिलाफ महिला कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं महिला कांग्रेस ने एसपी मनोज कुमार कत्याल को ज्ञापन सौंपा भी है। ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। इसके विरोध में हम सभी महिला कांग्रेस यहाँ पर सारी पदाधिकारी सभी लोग पहुँचे हैं एसएसपी ऑफिस पे ज्ञापन देने के लिए कि ऐसी जो घटना जो बहुत ही निंदनीय घटना हुई है उसके खिलाफ हम यहाँ पर सभी महिलाएं पहुँची हैं और हम एसएसपी से यही मांग करना चाहते हैं कि ऐसी घटना दोबारा देवभूमि में नहीं होनी। आज हम कप्तान साहब के पास आए हैं और जिस तरह से अभी 13-14 दिन पहले एक महिला लापता हुई थी, उसके बाद 10 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है और उसके बाद कल परसों शाम को खुलासा हुआ है कि उसका बलात्कार हुआ है और बलात्कार के बाद मारा गया है। ये बहुत ही निंदनीय अपराध है। हम जितनी भी इस निंदा की घटना करें कम है। हम चाहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिले और जो कानून बने हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब महिला 10 दिन से लापता थी तो पुलिस को पहले दिन से ही एक्शन में होना चाहिए था। उसकी 10 दिन बाद बॉडी मिली है, क्या पता वो जिंदा मिल जाती। और अब जब खुलासा हुआ है कि उसका बलात्कार होने के बाद उसका मर्डर हुआ है तो उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा हो और दोबारा महिलाओं के साथ ऐसी घटना ना हो, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से इस घटनाओं का संख्या बढ़ रही है ये बड़ी चिंता का विषय है। हाँ, बेसिकली ये जनप्रतिनिधिगण कुछ मिले थे इस प्रकरण में और उन्होंने कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की मांग की है और उन्होंने ये भी बात रखी कि इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। तो हम लोगों ने बताया इसमें ऑलरेडी पुलिस काफ़ी गंभीर है। हमने उत्तराखंड पुलिस का मोबाइल ऐप है हमारा, जिसमें गौरव शक्ति मॉड्यूल है, जिसमें SOS बटन है। आप किसी भी इमरजेंसी में हैं, आप अपने मोबाइल पे इस मॉड्यूल को एक्टिवेट रखिए
आपको एक क्लिक ऑफ बटन पे जो है पुलिस सहायता मिलेगी और ऐसे मामलों को पुलिस पूरी गंभीरता से लेती है और त्वरित कार्रवाई इसमें करती है। साथ साथ हम लोग जागरूकता इसमें अभियान भी चलाते हैं, शिविर भी चलाते हैं महिलाओं को, चाहे वो नए कानूनों के बारे में हो, चाहे महिला उत्पीड़न से संबंधी हो, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध के बारे में हो। हम सारी जागरूकता अभियान जगह जगह पर विभिन्न इंस्टीट्यूट्स में, वर्किंग प्लेस पे, हर जगह हम लोग कराते हैं। एक सिडकुल में जो हमारा एक मेजर मैन फोर्स जहाँ पे वर्कफोर्स हमारा महिलाओं का रहता है, वहाँ पे डेडिकेटेड सब इंस्पेक्टर और उनके साथ हमने कांस्टेबल्स की, लेडी कांस्टेबल्स की टीम रखी हुई है। और साथ में हम लोग सीरीज में भी टाइम टू टाइम चेकिंग करते हैं जहाँ पे यूपीसी इत्यादि की कंप्लेंट आती है। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है और इस घटना से जो भी हमें लर्निंग्स हैं वो ले करके और भी गंभीरता से हम लोग महिला सुरक्षा के लिए प्रयास करेंगे। और तो उधर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA की ओर से देहरादून में 3 जगहों पर वाटर पार्क बनाया जाएगा। 15 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे वाटर पार्क का नजारा किसी खूबसूरत झील की तरह होगा। इसमें पर्वतीय निर्माण शैली का भी प्रयोग किया जाएगा। वहीं इस पर जानकारी देते हुए MDDA के उपाध्यक्ष ने भी कुछ बताया और कहा कि वाटर पार्क से एक और जहां समस्या की दूर करने की मदद मिलेगी तो वहीं दूसरी ओर इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कई हम लोग जो वाटर कंजर्वेशन के लिए और जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए उसका हम लेवल कैसे बढ़ाएं उसको लेकर के अलग अलग हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें तालाब बनाना, इसमें गौरा देवी वाटर पार्क है, माल देवता के पास एक छोटा तालाब हम लोग बना रहे हैं, मियाँवाला में 2 बड़े तालाब बना रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे देहरादून क्षेत्र के सरकारी स्कूल हैं, ऐसे हमने 100 स्कूल लिए हैं जिनमें रिचार्ज बोर करके और रिचार्ज पीट के माध्यम से जो रूट ऑफ वाटर है उसका प्रयोग करके, उसका उपयोग करके हम लोग जो भूजल स्तर है उसको रिचार्ज करने के लिए जो लघु सिंचाई विभाग है उसको कार्यदायी संस्था नामित किया है और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो उधर देहरादून के सभी 6 ब्लॉकों में सरकार गौ सदन बनाने की तैयारी कर रही है। इस पर जानकारी देते हुए देहरादून के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी ने कहा कि प्रथम फेज में हमने 2 गौ सदन बनाने की तैयारी की थी, जिसमें एक प्रेमनगर में और दूसरा सहसपुर के छरबा क्षेत्र में, जिसके लिए हमें विधायक निधि से जिला अधिकारी के इटाइट फंड से भी पैसा मिल चुका है। साथ ही उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा ये सुनिए। उनको स्टार्टिंग फर्स्ट फेज में हमने 2 गौसदन की तैयारी की थी, एक प्रेमनगर में और छरबा सहसपुर में। तो इसमें से हमको विधायक निधि से भी पैसा मिला, कुछ अनटाइट फंड से जिलाधिकारी महोदया द्वारा भी दिया गया था। बाकी जो पैसा बचा है उसमें हम लोगों को एक दोनों जगह भूसा गोदाम बनाना है और एक अटेंडेंट के लिए जो उनकी सेवा करेगा उसके लिए एक कमरा बनाना था। तो उसको हमने जिला प्लान में लिया। हमने कहा जिला प्लान से भी इसको हम आर्थिक मदद देंगे। तो 28 लाख रुपया प्रेमनगर के लिए और 22 लाख रुपए छरवा के लिए हम लोगों ने जिला प्लान से इसको लिया है, जो फर्स्ट फेज में हमको मिल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि हम इसको जैसे ही पैसा मिलता है 2-3 महीने के अंदर इसको चालू हालत में लोग कर लेंगे दोनों गौसदनों को। बाकी 4 जो गौसदन है उसका हम लोगों ने शासन में प्रस्ताव भेजा हुआ है। अभी एक रिसेंट प्रस्ताव नगर पालिका विकास नगर का भी आया था, वो भी प्रस्ताव हमने जो है शासन में प्रेषित किया है। नगर पालिका भी एक गौसदन विकास नगर में बनाना चाह रही थी बड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में ज्यादा जानवर हैं, उनको भी दिक्कत होती है, तो उनका भी एक प्रस्ताव हमने शासन में भेजा है। इस तरह से हमारी ये 5 जो है गौसदन के लिए प्रस्ताव शासन में भी विचाराधीन है। उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में हमको उसमें से एक बड़ी गौसदन जो हमारा डोईवाला में बनने वाला है उसके लिए पैसा जल्दी रिलीज होने की उम्मीद है। तो उधर रामनगर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र तुमड़िया डैम के सरकारी प्राथमिक विद्यालय का काम राम भरोसे चल रहा है। बच्चे स्कूल आते हैं और खेलकूद कर चले जाते हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने के लिए एक भी अध्यापक नहीं है और जिम्मेदार अधिकारी है कि सुध लेने को तैयार नहीं है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जनपद नैनीताल रामनगर के ग्रामीण क्षेत्र, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा राम भरोसे चल रही है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 दिनों से कोई भी अध्यापक बच्चों को पढ़ाने नहीं आया और काफी लंबे समय से एक ही टीचर्स कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को एक ही क्लास के अंदर पढ़ा रही है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। सुबह बच्चे आते हैं, दिन भर खेल कूद कर चले जाते हैं। स्कूल में भोजन की व्यवस्था करने वाली ही स्कूल की देखरेख कर रही है और हाथ में छड़ लेकर बच्चों को भी कंट्रोल कर रही है। अपनी योग्यता के अनुसार बच्चों को शिक्षा दे रही है और बच्चों की क्लासें भी ले रही है।
लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस सरकारी स्कूल की ओर देखने को तैयार नहीं। अभिभावकों में आक्रोश बना हुआ है। जिम्मेदार अधिकारियों से बार बार अध्यापकों की मांग करने के बावजूद भी उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। बच्चों को कोई शिक्षा नहीं दी जा रही, कोई टीचर ढंग का नहीं आ रहा, और जब भी यहाँ कोई आता भी है तो 2-4 दिन रह के अपना वो व्यवस्था पे आ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करके वो चले जाते हैं। टीचर यहाँ हमारे विद्यालय में तुमरिया डैम 3rd में 2 टीचर हैं कार्यरत, और उसमें से एक टीचर कमलजीत कौर जो कि 2 साल से व्यवस्था पे किसी और स्कूल में चल रही है, और एक ही टीचर इस टाइम अपनी जो है सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे स्वर्ण कौर, और वो भी आज छुट्टी पे बताया जा रहा है। की अवस्था है कि बच्चों को एक मैडम पढ़ा रही है, एक अवस्था पे है, आज 2 साल से है। कोई कितनी बार एप्लीकेशन दी है, कभी नहीं आए कोई भी, और आया एक सर वो 3-4 महीने रहा, फिर बीओ ने कहा कि ये चले जाएं, इनकी सैलरी रोकी जाएगी दोनों की, फिर वो मजबूर होके वो चले गए। उसके बाद कोई टीचर की हमने मांग बहुत बार की है, कभी नहीं आया कोई टीचर। शिक्षा के मंदिर में देश के भविष्य ही अंधकार में डाला जा रहा है। न सरकार सुध ले रही है, न ही जिम्मेदार अधिकारी यहाँ ध्यान देने को तैयार है, जिसको लेकर क्या कुछ कहा स्कूल के नौनिहालों ने और भोजन माता ने, उनकी जुबानी सुनी। हम तो चावल भोजन माता हैं, चावल बनाती हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं, पढ़ाई कुछ भी नहीं है, और एक टीचर है जो भी अपनी चल रही है छुट्टी पे, और 2 साल हो गए हैं कोई यहाँ मास्टर नहीं आया, कोई टीचर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, और बच्चे बहुत दिखाएंगे, उसकी ना पढ़ाई है ना कुछ, चावल खा के अपने भाग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते जाते हैं। मैंने उसको देखना पड़ता है, देख दुख के मैंने उसको संभालती हूँ। ग्रामीण लगातार शिक्षकों की मांग कर रहे हैं और लगातार उच्च स्तरीय अधिकारियों के मामला संज्ञान में डाल रहे हैं। मीडिया का कैमरा भी स्कूल तक पहुंच गया, लेकिन दफ्तर में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों के कानों तक मामला पहुंचा ही नहीं। जब मीडिया ने सवाल किया तो खंड शिक्षा अधिकारी हवलदार प्रसाद ने कहा कि मामला हमारे संज्ञान में नहीं था। तुमरिया डैम 3rd के बारे में जो आप बता रहे हैं, अभी तक वो हमारे संज्ञान में नहीं आई थी बात। जैसे संज्ञान में आएगी, अगर वहाँ नियरेस्ट जो नज़दीकी विद्यालय में वहाँ पे अध्यापक होंगे तो वहाँ से जो है वहाँ पर शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए मैं तत्काल व्यवस्था करूँगा। लेकिन वो अवकाश पर अगर संबंधित विद्यालय के टीचर अगर अवकाश पर है उसकी व्यवस्था सुधार कर देगा। ये हाल बस तुमरिया डैम के एक स्कूल का नहीं, बल्कि प्रदेश में कई स्कूलों का हाल है, जहाँ एक शिक्षक के भरोसे ही पूरा स्कूल छोड़ दिया जाता है। प्रदेश में ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर बच्चे आते हैं और खेल कूद कर चले जाते हैं। प्रदेश के एक स्कूल का हाल तो जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में मीडिया ने डाल दिया है। बस अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाते हैं और बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए क्या कदम उठाते हैं। जनता टीवी के लिए रामनगर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।